दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला कटक के बाराबती क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां टीम इंडिया ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अपनी जबरदस्त क्षमता का शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम ने जिस अंदाज में यह मैच जीता, उसने न सिर्फ स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को रोमांचित कर दिया, बल्कि दुनिया भर में टीम इंडिया के समर्थकों के मन में इस सीरीज को लेकर और भी ज्यादा उत्साह भर दिया। पहले T20 मैच की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्कराम द्वारा टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनने से हुई। मार्कराम का यह फैसला उस समय बिल्कुल सही साबित होता दिखा, जब दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में घातक गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल पहले मैच में अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे और जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए। गिल के साथ साथ टीम इंडिया के कुछ और अहम बल्लेबाज भी बड़ी पारी खेलने में असफल रहे, जिसकी वजह से शुरुआती कुछ ही ओवरों के भीतर भारत का स्कोर दबाव में आ गया। लेकिन दोस्तों, यही वह क्षण था जब भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर में मौजूद सबसे दमदार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने मैदान पर कदम रखा और उन्होंने पूरी मैच की तस्वीर ही बदल कर रख दी। हार्दिक ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। उनकी तूफानी पारी की बदौलत भारतीय टीम न सिर्फ लड़खड़ाने से बची, बल्कि एक मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर बढ़ चली। हार्दिक पांड्या के अटैक का नतीजा यह रहा कि निर्धारित 20 ओवरों में भारतीय टीम 175 रनों का मजबूत लक्ष्य खड़ा करने में सफल हो गई। अब बारी थी दक्षिण अफ्रीका के जवाबी लक्ष्य का पीछा करने की। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाज दक्षिण अफ्रीका पर पूरी तरह भारी दिखाई दिए। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते हुए नजर आए और एक एक करके विकेट गंवाते चले गए। भारतीय गेंदबाजों की धारदार गेंदबाजी के सामने दक्षिण अफ्रीका की टीम बिल्कुल बिखर गई। देखते ही देखते पूरी दक्षिण अफ्रीकी टीम 74 रनों पर ढेर हो गई। भारतीय टीम की यह जीत एकतरफा भी थी और दमदार भी, जिसने सीरीज की शुरुआत को बेहद रोमांचक बना दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मुकाबलों की इस T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त साउथ अफ्रीका पर हासिल कर ली और अब सभी की नजरें दूसरे T20 मुकाबले पर टिक गई हैं। भारतीय टीम का मनोबल इस शानदार जीत के बाद आसमान पर पहुंच चुका है, जबकि दक्षिण अफ्रीकी टीम के खेमे में चिंता और दबाव दोनों ही बढ़ गए हैं। पहला मैच बुरी तरह हारने के बाद साउथ अफ्रीका की कोशिश होगी कि वे दूसरे मैच में पूरी ताकत झोंककर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला सकें। लेकिन दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा है टीम इंडिया की उस नई प्लेइंग 11 की, जिसे दूसरे T20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर घोषित कर दिया है। पहले मैच में भले ही भारतीय टीम ने बड़ी जीत हासिल की हो, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि किसी भी सीरीज में लगातार अच्छा प्रदर्शन बनाए रखने के लिए टीम का संयोजन मजबूत होना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने दूसरे T20 मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पहले T20 मैच में फ्लॉप रहे शुभमन गिल को सूर्य कुमार यादव ने अगले मुकाबले की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है। गिल के अलावा कुल 4 खिलाड़ियों को इस नई प्लेइंग 11 से बाहर किया गया है। इन खिलाड़ियों को बाहर करने का फैसला कठिन जरूर था, लेकिन कप्तान और कोच दोनों का मानना है कि सीरीज के अगले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को दोबारा हराने के लिए टीम को अधिक संतुलित और बेहतर संयोजन के साथ मैदान पर उतारना आवश्यक है। इनकी जगह टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ समेत 4 नए खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 में जोरदार वापसी करवाई गई है। ऋतुराज हाल ही में अपनी बेहतरीन फॉर्म और लगातार रन बनाने की क्षमता के कारण सुर्खियों में रहे हैं। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे T20 मुकाबले के लिए ऋतुराज को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। इसके अलावा 2 और खिलाड़ी जो पिछले मुकाबले में किसी कारणवश नहीं खेल पाए थे, उन्हें भी दूसरे T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में जगह मिल गई है। इन खिलाड़ियों की वापसी से न सिर्फ टीम इंडिया का संतुलन मजबूत हुआ है, बल्कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में विकल्पों की लंबाई भी बढ़ गई है। इन खिलाड़ियों के आने से टीम का आत्मविश्वास भी और बढ़ गया है तथा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का संयोजन कहीं ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। यह नई प्लेइंग 11 देखकर दक्षिण अफ्रीकी खेमे में खलबली मच चुकी है। पहला मैच बुरी तरह हारने के बाद पहले ही दबाव में चल रही दक्षिण अफ्रीका की टीम अब दूसरे मैच के लिए और भी अधिक सतर्क दिखाई दे रही है। भारतीय टीम की नवीनीकृत और दमदार प्लेइंग 11 के चलते साउथ अफ्रीका को अब यह डर सताने लगा है कि कहीं दूसरे मैच में भी उन्हें टीम इंडिया के हाथों करारी हार का सामना न करना पड़े। दूसरी ओर भारतीय टीम की नजरें
दूसरे मैच में भी शानदार प्रदर्शन करके सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करने पर होंगी। टीम इंडिया अगर दूसरा मैच जीतती है तो दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह दबाव में आ जाएगी और सीरीज का रुख लगभग भारत की ओर मुड़ जाएगा। यही कारण है कि दोनों टीमें दूसरे टी20 मुकाबले को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देंगी, जिससे यह मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटेदार होने वाला है। पहले मैच की जीत ने भारतीय टीम का आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। कप्तान सूर्यकुमार यादव की आक्रामक कप्तानी और रणनीति, कोच गौतम गंभीर के सख्त लेकिन प्रभावी मार्गदर्शन के साथ मिलकर टीम इंडिया को इस समय एक बेहद खतरनाक इकाई बना रहे हैं। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका को अब अपनी रणनीति में भारी बदलाव करना होगा, क्योंकि पहले मैच में उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभाग निराशाजनक रहे थे। दोस्तों, कुल मिलाकर दूसरे टी20 मुकाबले में जो प्लेइंग 11 भारतीय टीम के मैदान पर उतरने वाली है, वह बिल्कुल नए तेवर और नए जोश के साथ तैयार है। यह टीम पूरी तरह बैलेंस्ड, मजबूत, अनुभवी और आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। ऐसे में साउथ अफ्रीका चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में जीत हासिल करना बेहद संभव और लगभग निश्चित नजर आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले से जुड़ी हर बड़ी और खास जानकारी। यह हाई वोल्टेज मैच कब होगा, कहां खेला जाएगा और कितने बजे से शुरू होगा, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से मिलने वाली है। इसके साथ ही आप जान पाएंगे कि इस दूसरे टी20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर कहां 2 बजे से शुरू होगा, देखें। और अगर आप मोबाइल पर लाइव मैच देखना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस मैच की पिच रिपोर्ट कैसी रहने वाली है। क्या इस पिच पर बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा या फिर गेंदबाज अपना जादू दिखाएंगे? पूरा विश्लेषण हम इस वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। इसके अलावा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों के आंकड़ों पर भी एक नजर डालेंगे। कौन सी टीम रही है ज्यादा प्रभावशाली, किसने कितनी जीत दर्ज की है और आंकड़ों की गणित के हिसाब से दूसरे टी20 मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी दिखाई देता है, यह भी आप इस वीडियो में जान पाएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि पहले टी20 मुकाबले में शानदार जीत हासिल करने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी प्लेइंग 11 में कौन से 4 नए खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिनके टीम में आते ही दक्षिण अफ्रीका के खेमे में खलबली मच चुकी है। इन खिलाड़ियों के जुड़ने से भारतीय टीम और भी मजबूत और संतुलित होती नजर आ रही है, जिसका असर दूसरे टी20 मुकाबले पर साफ देखने को मिलेगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले से जुड़ी कई अन्य जरूरी और खास बातें भी जानने को मिलेंगी, जो इस मैच के शुरू होने से पहले जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इन जानकारियों के बिना इस हाई वोल्टेज मैच का पूरा रोमांच समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज, मैच प्रीव्यू और एनालिसिस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, एक छोटा सा सवाल, आपकी नजर में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे में से ज्यादा बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20 मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की जानकारी से। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मुकाबला बेहद खास होने वाला है, क्योंकि टीम इंडिया पहले मैच में धमाकेदार जीत दर्ज कर पहले ही बढ़त हासिल कर चुकी है और अब सबकी निगाहें इस दूसरे टी20 पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला मालनपुर के महाराजा यादविंद्रा सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैच 11 दिसंबर दिन गुरुवार को आयोजित होगा। भारतीय समय के अनुसार यह रोमांचक मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि इस मैच का टॉस हमेशा की तरह मुकाबले से ठीक आधा घंटा पहले यानी शाम 6:30 आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं इस मैच के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की। अगर आप इस मैच को टीवी पर देखना चाहते हैं तो इसका लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। स्टार स्पोर्ट्स इस पूरी टी20 सीरीज का आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर है, इसलिए आप किसी भी स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इस मुकाबले का आनंद आराम से ले सकते हैं। वहीं अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो इसकी सुविधा आपको जियो हॉटस्टार ऐप पर मिलेगी। जियो हॉटस्टार पर आपको मैच की हाई डेफिनेशन स्ट्रीमिंग, लाइव स्कोर,
कमेंट्री और बाकी सभी फीचर्स देखने को मिलेंगे। यानी चाहे आप घर पर हों, ऑफिस में हों या सफर में, आप इस हाई वोल्टेज मुकाबले को कहीं भी और कभी भी आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला यह दूसरा T20 मुकाबला पूरी तरह रोमांच से भरपूर होने वाला है। शेड्यूल, टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की यह पूरी जानकारी जानने के बाद अब आप बिना किसी परेशानी के मैच का पूरा आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की। जैसा कि आप जानते हैं, यह मुकाबला मालनपुर के महाराजा यादविंद्रा सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। इस स्टेडियम की पिच और हालात हमेशा ही बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुए हैं और इस बार भी ऐसा ही होने की पूरी संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं पिच की बनावट की। यह पिच सामान्यतः थोड़ी धीमी और बैलेंस्ड पिच के रूप में जानी जाती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और लाइन लेंथ के साथ बल्लेबाजों को परेशान करने का मौका मिल सकता है। वहीं जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच पर बैटिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है और मिडिल ओवरों में स्पिन गेंदबाजों के लिए विकेट लेना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें तो इस स्टेडियम में पिछले 5 T20 मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 60% मैच जीते हैं। इसका मतलब साफ है कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना यहां फायदा पहुंचा सकता है। वहीं औसत स्कोर इस पिच पर लगभग 165 रनों के आसपास रहता है, जो कि दोनों टीमों के लिए चुनौतीपूर्ण लेकिन पार करने योग्य है। गेंदबाजी की बात करें तो शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों का रोल बहुत अहम होगा। अगर भारतीय गेंदबाज अपनी सटीक लेंथ और स्विंग का सही इस्तेमाल करते हैं तो वे दक्षिण अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मिडिल ओवरों में स्पिनर्स को बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का अच्छा मौका मिलेगा। दोस्तों, इस पिच पर चौके और छक्कों की संख्या औसतन प्रति T20 मैच लगभग 8 छक्के और 12 चौके रहती है, जिससे यह साफ है कि अगर बल्लेबाज सही तरीके से पिच को पढ़ लें तो बड़े स्कोर की संभावना बनी रहती है। वहीं खराब शॉट्स लेने पर विकेट जल्दी गिर सकते हैं। कुल मिलाकर यह पिच संतुलित और रोमांचक मुकाबले के लिए परफेक्ट साबित होने वाली है। बैटिंग और गेंदबाजी दोनों टीमों के लिए मौके और चुनौतियां लेकर आती है, जिससे यह मुकाबला दर्शकों के लिए रोमांचक बनेगा। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव दूसरे T20 मुकाबले में भी दक्षिण अफ्रीका की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए अपनी दमदार और धाकड़ प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव की इस प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर, जो हमें यह समझने में मदद करेंगे कि इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी हो सकता है। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक कुल 32 T20 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 19 मुकाबलों में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को मात दी है, जबकि 12 मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत पर जीत हासिल करने में सफल रही। इसके अलावा एक मुकाबला ऐसा भी रहा जिसका कोई नतीजा देखने को नहीं मिला। इन आंकड़ों से साफ दिखाई देता है कि अब तक भारत की टीम दक्षिण अफ्रीका पर आंकड़ों की दृष्टि से भारी नजर आती है। लेकिन दोस्तों, हालिया प्रदर्शन को ध्यान में रखें। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले T20 मुकाबले में हार चुकी है। ऐसे में उनकी नजर अब दूसरे T20 मुकाबले में जीत हासिल करने पर होगी। दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरी रणनीति के साथ मैदान पर उतर रही है और वे हर संभव कोशिश करेंगे कि भारत के खिलाफ वापसी कर सकें। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 मजबूत जरूर है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खेमे में भी अपने बल्लेबाज और गेंदबाजों के माध्यम से पलटवार की पूरी तैयारी है। दोस्तों, कुल मिलाकर यह मुकाबला न सिर्फ रोमांचक होने वाला है, बल्कि दोनों टीमों की रणनीतियों और मानसिक खेल को देखने के लिए भी बेहद दिलचस्प रहेगा। भारतीय टीम का अनुभव और पिछला रिकॉर्ड उसे थोड़ा फायदा दे सकता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम कोई मौका गंवाने वाली नहीं है। इस वजह से हमें दूसरे T20 मुकाबले में एक बेहद कांटेदार और हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले T20 मुकाबले 100 रन बनाए। मेन मिली जीत के बाद साफ कर दिया था कि वे साउथ अफ्रीका की टीम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव किए हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस बात का ख्याल रखा है कि दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया पूरी तरह संतुलित और मजबूत होकर मैदान पर उतरे। बदलावों में शामिल नए खिलाड़ियों का मकसद न सिर्फ टीम के बैटिंग और गेंदबाजी विभाग को मजबूत करना है,
बल्कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ रणनीति को और भी खतरनाक बनाना है। दोस्तों, इस बदली हुई नई प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया पूरी तैयारी के साथ उतर रही है और यह मुकाबला भारतीय टीम की सटीक रणनीति और आक्रामक खेल के लिए एकदम उपयुक्त साबित होने वाला है। साउथ अफ्रीका के लिए यह मुकाबला आसान नहीं होने वाला। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर बाएं हाथ के तगड़े ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, वही अभिषेक शर्मा जो पिछले 1 साल से T20 क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी वजह से इस समय ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज के रूप में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। अब बात करते हैं अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन की। पहले T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 12 गेंदों का सामना करते हुए 17 रनों की पारी खेली थी। इस पारी में उनके बल्ले से 2 चौके और एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला, जिसने टीम को शुरुआती गति देने में मदद की। अगर आंकड़ों की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने अब तक 30 T20 मुकाबले खेलते हुए कुल 1009 और 29 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकले हैं, जो उनके निरंतर और प्रभावशाली प्रदर्शन को दर्शाते हैं। अभिषेक शर्मा की यह उपलब्धि यह भी साबित करती है कि वे T20 क्रिकेट में अपनी तकनीक, स्ट्राइक रोटेशन और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। दोस्तों, ऐसे खिलाड़ी की मौजूदगी टीम इंडिया की ओपनिंग को और भी मजबूत बनाती है और दूसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के लिए शुरुआती ओवरों में विकेट लेना आसान नहीं होगा। उनके अनुभव और हिटिंग क्षमता से टीम को बड़े स्कोर की उम्मीद भी बढ़ जाती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जी हां दोस्तों, पहले T20 मुकाबले में शुभमन गिल के खराब प्रदर्शन के बाद उनकी जगह पर ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर खेलते देखा जा सकता है। दोस्तों, पहले T20 मुकाबले में शुभमन गिल केवल कुछ ही रन बनाकर जल्दी आउट हो गए थे। उनके बल्ले से कोई बड़ा स्कोर नहीं निकला, जबकि टीम को शुरुआती ओवरों में मजबूत शुरुआत की बेहद जरूरत थी। इस कारण कप्तान और कोच ने दूसरे T20 मुकाबले के लिए रणनीति में बदलाव करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया है। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो वह फिलहाल बेहतरीन फॉर्म में हैं और पिछले कुछ मैचों में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन कर चुके हैं। उनके बल्ले से तेज और सटीक शॉट्स निकलते हैं, जो टीम को शुरुआती गति देने के साथ साथ बड़े स्कोर बनाने में मदद कर सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि वह दूसरे T20 मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से किस हद तक छाप छोड़ते हैं। दोस्तों, यह बदलाव टीम इंडिया के ओपनिंग कॉम्बिनेशन को और अधिक मजबूत और संतुलित बनाता है। उनके आने से टीम के पास न केवल अनुभव और तकनीक आती है, बल्कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर दबाव बनाने का मौका भी मिलता है। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ की पारी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और शुरुआती ओवरों में टीम को मजबूती प्रदान कर सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ही खेलते नजर आएंगे। बात करें सूर्य कुमार यादव के प्रदर्शन की तो पहले T20 मुकाबले में उनके बल्ले से 11 गेंदों में 12 रन निकले थे, जिसमें उन्होंने 1 चौका और 1 छक्का लगाया था। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव पिछले कुछ समय से इस फॉर्मेट में उतार चढ़ाव भरा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले में उनकी नजर होगी कि वे एक बड़ी पारी खेलकर अपनी फॉर्म में दोबारा वापसी करें और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर अपना दबदबा कायम करें। उनके खेल से टीम को शुरुआती गति और मध्य ओवरों में मजबूती दोनों मिलेगी। अगर आंकड़ों की बात करें तो सूर्य कुमार यादव ने अब तक 76 T20 मुकाबले खेलते हुए कुल 2700 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 17 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच जिताऊ क्षमता को दर्शाते हैं। सूर्य कुमार यादव की यह उपलब्धि यह साबित करती है कि वे T20 फॉर्मेट में अपनी तकनीक और आक्रामक खेल के लिए कितने प्रभावशाली खिलाड़ी हैं। दोस्तों, कप्तान की भूमिका सिर्फ टीम का नेतृत्व करना नहीं, बल्कि बल्लेबाजी में भी महत्वपूर्ण योगदान देना है। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव की पारी टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकती है और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवरों में दबाव बढ़ा सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के दमदार बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। तिलक वर्मा को मिडिल ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है और उनकी यह क्षमता टीम को मुश्किल परिस्थितियों में भी राहत दिला सकती है। पहले T20 मुकाबले में जब टीम दबाव में थी, तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर टीम को संभाला। इस पारी में उनके शॉट्स में न केवल आक्रामकता बल्कि पिच को पढ़ने की क्षमता भी साफ दिखी। उनकी यह पारी टीम को
मध्य ओवरों में गति देने के साथ साथ बड़े स्कोर की दिशा में भी योगदान देने वाली रही। अगर आंकड़ों की बात करें तो तिलक वर्मा ने अब तक 37 टी20 मुकाबले खेलते हुए कुल 1022 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाते हैं। यह आंकड़ा साबित करता है कि तिलक वर्मा टी20 क्रिकेट में अपनी तकनीक और मैच में दबाव झेलने की क्षमता के लिए कितने प्रभावशाली खिलाड़ी हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर तिलक वर्मा की मौजूदगी टीम इंडिया के मध्य ओवरों को मजबूत बनाती है और गेंदबाजों के लिए अतिरिक्त चुनौती पैदा करती है। दूसरे टी20 मुकाबले में उनकी पारी निर्णायक साबित हो सकती है और टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर भारत के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के टी20 फॉर्मेट के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या अपने ऑलराउंडर कौशल के लिए जाने जाते हैं, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के दम पर किसी भी मुकाबले का नतीजा बड़ी आसानी से बदल देने की क्षमता रखते हैं। पहले टी20 मुकाबले में भी हार्दिक पांड्या ने अपनी इस खासियत को बखूबी साबित किया। जब टीम इंडिया दबाव में थी तो हार्दिक पांड्या ने केवल 28 गेंदों में 49 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस पारी में उनके बल्ले से 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के निकले, जिन्होंने टीम को बड़ी मजबूती प्रदान की और जीत की राह आसान बनाई। इसके अलावा अपनी गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या ने एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाया, जिससे टीम इंडिया को अतिरिक्त लाभ मिला। अगर आंकड़ों की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने अब तक 121 टी20 मुकाबले खेलते हुए कुल 1919 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं। गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या का योगदान शानदार रहा है। उन्होंने अब तक कुल 99 विकेट चटकाए हैं। यह आंकड़ा उनकी ऑलराउंड क्षमता और मैच में निर्णायक भूमिका निभाने की योग्यता को स्पष्ट करता है। दोस्तों, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए बड़ी ताकत है। उनके बल्लेबाजी और गेंदबाजी का संतुलन टीम के लिए मध्य ओवरों और आखिरी ओवरों में निर्णायक साबित हो सकता है। दूसरे टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या की यह भूमिका टीम इंडिया की जीत की संभावनाओं को और भी मजबूत बनाती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पहले टी20 मुकाबले में ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे के खराब प्रदर्शन के बाद उनकी जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते नजर आएंगे। आपको बता दें कि शिवम दुबे पहले टी20 मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग में फ्लॉप साबित हुए थे। इसके बाद टीम मैनेजमेंट ने दूसरे टी20 मुकाबले के लिए रणनीति में बदलाव किया और नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल किया। इस बदलाव का उद्देश्य टीम इंडिया को मध्य ओवरों में संतुलन और आक्रामकता प्रदान करना है। नीतीश कुमार रेड्डी की ताकत उनके बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में निहित है, जिससे वे टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी के लिए यह मौका बहुत महत्वपूर्ण है। यह उनका अवसर है कि वे टीम इंडिया में अपनी जगह फिक्स करें और प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करें। उनके खेल में न केवल तकनीक है बल्कि मैच के दबाव में भी शांत और आक्रामक अंदाज में खेलते हुए टीम को सही दिशा में ले जाने की क्षमता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो नीतीश कुमार रेड्डी ने जितने भी टी20 मुकाबले खेले हैं उनमें अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी प्रदर्शन से कई टीमों और विरोधी खिलाड़ियों को प्रभावित किया है। उनका यह संतुलित प्रदर्शन टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को और भी मजबूत बनाता है। दोस्तों, दूसरे टी20 मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी की यह भूमिका निर्णायक साबित होने वाली है और मध्य ओवरों में टीम इंडिया 100 रन तक पहुंच जाएगी को मजबूती प्रदान कर सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। अक्षर पटेल बीते कुछ समय से टी20 फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम और विरोधी खिलाड़ियों को प्रभावित कर रहे हैं। उनकी यह क्षमता टीम इंडिया के लिए मध्य और आखिरी ओवरों में बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है। पहले टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अक्षर पटेल ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने पहले तो अपनी बल्लेबाजी से 23 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें संयम और आक्रामकता दोनों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। इसके बाद गेंदबाजी में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिससे टीम इंडिया को मध्य ओवरों में मजबूती मिली। उनका यह प्रदर्शन साबित करता है कि अक्षर पटेल केवल बल्लेबाजी
या गेंदबाजी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक संपूर्ण ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो अक्षर पटेल ने अब तक 84 T20 मुकाबले खेलते हुए कुल 660 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला है। वहीं गेंदबाजी में भी उनका योगदान शानदार रहा है। उन्होंने अब तक कुल 81 विकेट चटकाए हैं। यह आंकड़ा उनकी ऑलराउंड क्षमता और टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभाने की योग्यता को दर्शाता है। दोस्तों, नंबर 7 पर अक्षर पटेल की मौजूदगी टीम इंडिया के मध्य और अंतिम ओवरों में संतुलन और आक्रामकता दोनों लाती है। दूसरे T20 मुकाबले में उनकी यह भूमिका टीम 2 के लिए निर्णायक साबित हो सकती है और विरोधी टीम के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ा सकती है। वही दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बार विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा की जगह पर दूसरे विकेटकीपर संजू सैमसन खेलते नजर आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन ने हाल के दिनों में T20 फॉर्मेट में अपनी शानदार बल्लेबाजी से इस फॉर्मेट में गजब की छाप छोड़ी है। संजू सैमसन एक बहुमुखी बल्लेबाज हैं जो किसी भी पोजीशन पर खेल सकते हैं। उनके पास तकनीक और आक्रामकता दोनों है, जिससे वे टीम को किसी भी स्थिति में संभाल सकते हैं। खासकर मध्य और अंतिम ओवरों में उनकी बल्लेबाजी टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। अगर T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू सैमसन ने अब तक 51 T20 मुकाबले खेलते हुए कुल 935 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक और 300 रन पार की पारियां निकली हैं। यह आंकड़ा उनकी निरंतरता और मैच में प्रभाव डालने की क्षमता को दर्शाता है। दोस्तों, संजू सैमसन की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे न केवल विकेट कीपिंग में सटीक हैं, बल्कि बल्ले से भी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। दूसरे T20 मुकाबले में उनकी यह भूमिका टीम इंडिया के मध्य और अंतिम ओवरों को मजबूत बनाने के साथ साथ विपक्षी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगी। संजू सैमसन की यह प्लेइंग 11 में वापसी टीम इंडिया के संतुलन और आक्रामकता को और बढ़ा देती है, जिससे टीम के जीतने की संभावनाएं और मजबूत हो जाती हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह को विशेष रूप से पावर प्ले में विकेट चटकाने के लिए जाना जाता है और उनके गेंदबाजी कौशल से टीम को शुरुआती ओवरों में दबदबा बनाने में मदद मिलती है। पहले T20 मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केवल 2 ओवर की गेंदबाजी में बेहद प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए और साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को पूरी 100 रन पर आउट कर दिया, तरह से दबा दिया। उनकी यह गेंदबाजी टीम के लिए निर्णायक साबित हुई और विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में अहम भूमिका निभाई। अगर आंकड़ों की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने अब तक केवल 59 T20 मुकाबले खेलते हुए कुल 107 विकेट चटकाए हैं। यह आंकड़ा उनके तेज गेंदबाजी कौशल और लगातार प्रदर्शन की पुष्टि करता है। अर्शदीप सिंह की गति, सटीकता और विकेट लेने की क्षमता उन्हें T20 फॉर्मेट में बेहद खतरनाक गेंदबाज बनाती है। दोस्तों, नंबर 9 पर अर्शदीप सिंह की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है। उनके आने से टीम के पास पावर प्ले और मध्य ओवरों में दबाव बनाने का अवसर मिलता है। दूसरे T20 मुकाबले में उनकी यह भूमिका साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को नियंत्रित करने और टीम इंडिया को बढ़त दिलाने में निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह को उनके अनोखे गेंदबाजी अंदाज और किसी भी मैच की परिस्थितियों में विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। उनकी गति, सटीकता और विविधता उन्हें T20 क्रिकेट में सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक बनाती है। पहले T20 मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने बहुत कम रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। उनके इस प्रदर्शन ने टीम इंडिया को शुरुआती दबाव बनाने और विपक्षी बल्लेबाजों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बुमराह की यह गेंदबाजी टीम के लिए निर्णायक साबित हुई और विपक्षी टीम के रन गति को रोकने में मददगार रही। अगर आंकड़ों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने अब तक 81 T20 मुकाबले खेलते हुए कुल 101 विकेट चटकाए हैं। उनके आंकड़े उनकी निरंतरता और मैच में प्रभाव डालने की क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। बुमराह की गति, यॉर्कर और स्लो बॉल की क्षमता उन्हें मध्य और आखिरी ओवरों में टीम के लिए और भी खतरनाक बनाती है। दोस्तों, नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी टीम इंडिया के गेंदबाजी विभाग को मजबूत बनाती है। उनके आने से
पावर प्ले और मध्य ओवरों में विपक्षी टीम पर दबाव बढ़ता है। दूसरे टी20 मुकाबले में उनकी यह भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है और टीम इंडिया को जीत की दिशा में एक मजबूत बढ़त दिला सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। वरुण चक्रवर्ती ने बीते एक साल में भारतीय टीम के लिए अपनी स्पिन गेंदबाजी से कई मुकाबलों में अहम योगदान दिया है और अपनी रणनीतिक गेंदबाजी से टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले टी20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केवल कुछ ओवरों की गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बहुत कम रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिससे टीम इंडिया को विपक्षी टीम पर दबाव बनाने में मदद मिली। उनकी यह गेंदबाजी टीम के लिए निर्णायक साबित हुई और विपक्षी बल्लेबाजों को नियंत्रित करने में प्रभावशाली रही। अगर आंकड़ों की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने अब तक 30 टी20 मुकाबले खेलते हुए इस फॉर्मेट में कुल 47 विकेट चटकाए हैं। उनके आंकड़े यह दर्शाते हैं कि उनकी स्पिन गेंदबाजी कितनी प्रभावशाली और लगातार परिणाम देने वाली है। वरुण की विविधताओं जैसे गूगलर और फ्लाइटेड डिलीवरी ने उन्हें टी20 क्रिकेट में बेहद खतरनाक गेंदबाज बना दिया है। दोस्तों, नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती की मौजूदगी टीम इंडिया के अंतिम ओवरों को मजबूत बनाती है। उनके आने से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना कठिन हो जाता है और टीम इंडिया को मध्य और अंतिम ओवरों में दबाव बनाने का अवसर मिलता है। दूसरे टी20 मुकाबले में उनकी यह भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है और टीम के जीतने की संभावनाओं को मजबूत बना सकती है। वैसे दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या टीम इंडिया अपनी बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला जीत सकती है या नहीं। साथ ही आपको इस प्लेइंग 11 में किस खिलाड़ी की कमी महसूस हो रही है, उस खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय टीम इंडिया की मजबूती और रणनीति पर काफी अहम साबित हो सकती है।